नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस। समाजवादी पार्टी के खेमों ने जताया चुनाव चिन्ह पर हक। लखनऊ में मुलायम से मिले अखिलेश की नतीजा रही बातचीत। बीएसपी उम्मीदवारों के नाम तय। मायावती ने कहा केंद्र की नीतियां गरीब विरोधी, नोटबंदी को बताया काला अध्याय। इकतीस जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। सीसीपीए की राष्ट्रपति को सिफारिश, 1 फरवरी को केंद्रीय बजट होगा पेश। रोज वैली चिटफंड मामले में टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय गिरफ्तार। 4 दिन के भीतर दूसरे सांसद पर कार्रवाई। ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप। तकनीक के विध्वंसक रूप से सचेत रहने की जरूरत। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में बोले प्रधानमंत्री। अनुसंधान को बेहतर बनाने पर जोर। और आइए देखते हैं पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान और तकनीक अनुसंधान की विभिन्न शाखाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। साथ ही वैज्ञानिकों से विनाशकारी तकनीकों पर नजर रखने को भी कहा। तिरुपति में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक अनुसंधान का फायदा रक्षा तकनीक से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक उनका जो खोज है वो पहुंचनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा दे रही है। साथ ही उन्होंने वैज्ञानिक संस्थानों, कॉलेजों और स्कूलों में बेहतर शोध सुविधाएं मुहैया कराने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि 2030 तक विज्ञान के क्षेत्र में भारत दुनिया की पहली कतार में होगा। By 2030, India will be among the top 3 countries in science and technology and will be among the most attractive destinations for the best talent in the world. The wheels we set in motion today will achieve this goal. प्रधानमंत्री का मानना है कि विज्ञान के सामने लोगों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने की चुनौती है। उन्होंने पर्यावरण और जलवायु के अनुकूल तकनीक के विकास पर जोर दिया। सतत विकास के लिए प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के रिसाइकलिंग को जरूरी बताया। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को विनाशकारी तकनीकों के खतरों के प्रति भी आगाह किया। We equally need to keep an eye on the rise of disruptive technologies and be prepared to leverage them for growth. We need to clearly assess the challenges and opportunities for our technology readiness and competitiveness. प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कई वैज्ञानिकों को सम्मानित भी किया। 7 जनवरी तक चलने वाले सम्मेलन में 14,000 से ज्यादा वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही कई देशों के 6 नोबेल पुरस्कार विजेता भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। We want to set up, on the one hand, an advanced technology superstructure, but the foundation for that is provided by basic research. So we should be strong in both sides. भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना 1914 में की गई थी। इसका मकसद देश में विज्ञान को बढ़ावा देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और विज्ञान को लेकर देश में क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से हम रिसर्च के सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं, कितना सरकारें खर्च कर रही हैं और कहां पर खामियां, उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ वैज्ञानिक गौहर रजा साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके से पीएम मोदी ने कहा उससे जोड़ते अगर मैं कहूं कि देश में जो ज़रूरत है रिसर्च सेक्टर में साइंस को लेकर, और जो अगर हम दुनिया के वातावरण से देखें तो खुद हम कहाँ खड़े दिखते हैं इस वक्त? इस वक्त हम को इस तरह से देखना चाहिए कि हम कितना खर्चा कर रहे हैं। मोटा मोटा बात जिस तरह से की जाती है डेवलपमेंट की, किसी भी सेक्टर की डेवलपमेंट की, और उसको कितना महत्व दिया जा रहा है उसके ऊपर, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिसर्च ख़ास तौर से ये हम पिछड़े हुए
देशों की तरह से हैं। जो जीडीपी का खर्च होना चाहिए, हमारा परसेंटेज, वो लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लोग डिमांड करते रहे कि कम से कम 2 तक तो पहुंचे। हम चाइना के साथ थे 2000 तक। 2000 तक चाइना हमसे पीछे रहा है 2000 से पहले, यानी ऑलमोस्ट 1% जीडीपी का स्पेंड करते रहे दोनों मुल्क। आज चाइना 1.5 से आगे निकल गया है, यानी उन्होंने इकोनॉमी बड़ी हुई उनकी, तो परसेंटेज से बाहर निकल के देखें तो रियल टर्म्स में कहीं ज़्यादा वो खर्चा कर रहे हैं। वो अब दुनिया की दूसरी इकोनॉमी है। तो उन्होंने बहुत तेज़ी के साथ अपने कदम आगे बढ़ाए हैं पिछले 16-17 साल में। हम अभी भी उस पर अटके हुए हैं, बल्कि उससे पिछले 2 बजट जो हैं उनमें रियल टर्म्स में हमारा बजट नहीं बढ़ा है। हालांकि मैं आके देख रहा था कि पिछली बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो बताया गया करीब 81 बिलियन, यानी कि उसमें ये भी कहा गया कि 12% उससे पिछले साल से ज़्यादा है। तो ये सिर्फ क्या आंकड़ों की बाजीगरी? आंकड़ों की बाजीगरी अगर देखें तो यहाँ साफ हो जाता है। ये एक रिपोर्ट है जो नेचर में छपी थी, उसमें एनालाइज किया गया है कि किस तरह से आंकड़े रहे हैं हमारे। तो हमारे जो टोटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बढ़ा खर्चा वो 8% बढ़ा। 8% में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आया, लेकिन और भी मिनिस्ट्रीज़ हैं जो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सपोर्ट सिस्टम का पार्ट होती है। एग्रीकल्चर एक अपने अंदर यूनिवर्सिटी, अर्थ साइंसेस का डिपार्टमेंट वगैरह, एनवायरनमेंट हो गया वगैरह वगैरह। तो सब मिला करके अब आज की दुनिया में हम उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। जहाँ तक सवाल है पिछले साल के आंकड़े अगर देखें, पिछले बजट के, पिछले से पिछले बजट के, तो एलोकेट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस को 87 मिलियन रुपीस हुआ और उसमें से 77 दिया गया, यानी वहाँ भी कम कर लिया गया, राइट। ये पिछले वाले उससे 15% जो ज़्यादा होना चाहिए वो नहीं हुआ। 15% पे क्यों मांगते हैं साइंटिस्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 15% लगभग इन्फ्लेशन को ऑफसेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी दुनिया के बाकी मुल्कों से, अपने मुल्क से हम टेक्नोलॉजी चीज़ें वगैरह सब चीज़ें ख़रीदते हैं जिससे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है। अगर 15% नहीं बढ़ रहा है तो उसको हम कहते हैं या तो कट है या स्टैग्नेंट है। खाली वही बात नहीं है, बात यह है कि जो दोनों बजट को हम देखें तो दोनों बजट 15% से नीचे तो हैं ही, लेकिन कुछ जगहों के ऊपर नेगेटिव भी हो जाता है। जैसे अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस को देखें तो वो स्टैग्नेंट है, 16 और 16 पे अटका हुआ है दोनों सालों में, 2014 में भी, 2015-16 में भी। अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देखें तो वहाँ पर तकरीबन 3 की बढ़ोतरी हो रही है, राइट। अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को देखें तो वहाँ सबसे ज़्यादा बढ़ा है। तो हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो इससे डिसाइड होती हैं कि हम कितना पैसा लगा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। जब देश बुरी हालत में था, आज़ाद हुआ था, तो हमने अपनी कमर कसी थी बिल्कुल, और उस वक़्त बिल्कुल भूखे परेशान पिटे हुए देश की तरह से जो छिन्न भिन्न था, वहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें क्रिएट करने के लिए एक दृढ़ विश्वास अपना जाहिर किया था। आज अगर कट लगते हैं कहीं, इफेक्टिव कट की बात कर रहा हूँ मैं, ख़ास तौर से अगर मिनिस्ट्री ऑफ उस पर ज़्यादा ही कुछ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर तो कुछ ज़्यादा ही अताब नाजिल हो गया, जिसकी बात बहुत की जा रही है पॉलिटिकली, लेकिन 9 से घटा करके 3 कर दिया गया, तो 68% रिडक्शन है। मतलब एकदम से जो बात कही जा रही है वो, और एकदम से वो आप जो देख रहे हैं, आंकड़ा देख रहे हैं, दोनों ताज्जुब हो जाता है बिल्कुल एकदम। क्या ये बजट कम होना या फिर खर्च में कटौती एक तरीके से, मतलब ना बढ़ाना, इन्फ्लेशन का हाई होना, क्या ऐसा दिखाता है कि रिसर्च अब पहले से ज़्यादा सस्ती हो गई है, या फिर मकसद कुछ और है? देखिए, इंडियन साइंटिस्ट का रिकॉर्ड अगर देखें हम, तो हमने देश को वहाँ पहुँचाया जहाँ आज खड़ा हुआ है, जिसमें आज दुनिया में हमारी साख है। बिल्कुल।
एक ज़माना था जब हंसते थे लोग कि हिंदुस्तान में कोई रिसर्च हो ही नहीं सकती, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। अध्यात्म हो सकता है, वैदिक हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, साइंटिफिक रिसर्च नहीं हो सकती। तो जैसी बोस के ज़माने से साख बननी शुरू हुई, इसको 100 साल लगे इस साख को बनने में। मैं ये समझता हूँ कि आज जो कुछ हम करेंगे, जो भी कदम उठाएंगे, और प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा है कि आज जो कदम उठाएंगे वो आगे आने वाले वक्तों में उसके नतीजे सामने आएंगे, अगली नस्लें देखेंगी। तो ये जो बात में और एक्शन में जो गैप है वो पूरा होना चाहिए। जो कदम उठाए जा रहे हैं वो कुछ और कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री और अच्छी अच्छी जो हमारी स्पीचेस हैं बहुत खूबसूरत किस्म की, उनमें कुछ और बात हो रही है। ये कुछ गैप जो है वो अगर भरा नहीं जाएगा तो देश के लिए मुश्किल होगी। एक सर आखिरी सवाल, कई जानकार या फिर कई लोग जब साइंस की बात आती है बात कहते हैं कि देश में साइंस का टेम्परामेंट नहीं, यानी कि यूथ को लेकर या सोसाइटी को लेकर, क्या वाकई ऐसा फील होता है, या फिर जिस तरीके से वैज्ञानिकों ने मेहनत की है अब वो रफ्तार और जो एक मैं कहूँ कि मंशा थी या लोगों के जहन में जो बातें थी वो बदली हैं, उसका असर हुआ है? एक तरफ तो ये बात बिल्कुल सही है कि देश में रूढ़िवादी विचारधाराएं फैलाने वाले लोगों की हिम्मत भी बढ़ी है। न सिर्फ हिम्मत बढ़ी है बल्कि उनकी जेब में पैसे बढ़े हैं। बहुत सारे बाबा आज हर चैनल के ऊपर हमको दिखाई देते हैं। तो एक तरफ तो ये डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ देश की आम जनता ने हमेशा ज्ञान की, और लेटेस्ट ज्ञान की, पुराने ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, लेटेस्ट ज्ञान की जो पढ़ाई है, विद्या है, इसके लिए जो इज्जत हमारे देश के अंदर है वो बहुत कम देशों में मिलती है हमें देखने को। तो एक माहौल है बेहतरीन रिसर्च करने का हमेशा हिंदुस्तान में। हमारे साइंटिस्टों ने आगे बढ़ के, कुछ एरियाज में हम पीछे रहे हैं, इसमें कोई एक साइंटिस्ट को ये कहते हुए हिचक नहीं होनी चाहिए कि कई एरियाज हैं जिसमें हम पीछे रहे हैं, लेकिन कई एरियाज हैं जिसमें हमने बहुत बेहतरीन काम किया है। नया रिकॉर्ड नए पैरामीटर्स सेट किए हैं, कम पैसे में बुरे हालात में किए हैं, ऐसे हालात में किए हैं जब देश में उथल पुथल मची हुई और साइंटिस्ट अपने काम से लगा हुआ, बिल्कुल वो डाइवर्ट नहीं हो रहा। तो इन हालात में साइंटिफिक कम्युनिटी ने कम से कम लोहा तो मनवाया ही है। और जो आपने चिंता जाहिर की बहुत अहम है कि जिस तरीके के हम रिजल्ट चाहते हैं या फिर जो लक्ष्य हमने तय किया है, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो गैप है, असल में उस लक्ष्य को हासिल करने की जो ज़रूरतें हैं वो साइंस जो है सेक्टर को उसको भी एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया में कहीं साइंटिस्ट जो है वो पीछे, पैसे के पीछे नहीं भागता। उसे पैसे की ज़रूरत होती है खाने पीने के लिए, लेकिन उसका असल लक्ष्य ये होता है कि उसकी अच्छी लेबोरेटरी बन जाए, उसके प्रोजेक्ट के लिए पैसे मिल जाए, बजट बेहतर हो, वो जो चीज़ें लाना चाहता है वो आ सके। अगर ये प्राइम मिनिस्टर वादा कर रहे हैं देश के सामने और उस वादे पे उनकी गवर्नमेंट पूरी की पूरी अमल करे तो फिर जाहिर है कि अच्छा होगा, वरना जुमलाबाजी तो। चलिए, बहुत शुक्रिया गौर साहब इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबर। माटी आमर मारे तसोया मरमा, माटी आमर मारे तसोया मरमा, आमे सब रोए तो जमा माटी आमर मा। परजा आदिवासियों के गीत संगीत की अगर बात करें तो उनके संगीत में मृदंग और एकतारा बेहद अहम होता है। आमे सब रोए तो जमा माटी आमर मा। परजा आदिवासी आबादी की आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो ये पूरी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीती। ये छोटी मोटी खेती करते हैं या जंगल से कुछ उत्पाद जुटाते हैं। समाजवादी पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई जारी है और दोनों खेमे चुनाव चिन्ह साइकिल पर अपना दावा जता रहे हैं। आज रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग से मिलकर अखिलेश खेमे को असली समाजवादी पार्टी बताया। उनका कहना था कि पार्टी के 90% लोग अखिलेश यादव के साथ हैं, लेकिन इस बीच मुलायम सिंह के लखनऊ पहुंचने पर अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात की। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव धड़े के प्रतिनिधि के तौर पर रामगोपाल यादव ने मंगलवार को दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की।
आयोग से मुलाकात में उन्होंने अखिलेश खेमे को ही असली समाजवादी पार्टी बताया। पार्टी को मानने के लिए अखिलेश यादव और की नेतृत्व वाली पार्टी को ही असली समाजवादी पार्टी माना जाए, ये हमारी प्रेयर है। उधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच मुलाकातों का दौर जारी है। सोमवार को चुनाव आयोग से मिलकर पार्टी पर दावा ठोकने वाले मुलायम सिंह यादव मंगलवार को लखनऊ पहुंच गए। मध्यस्थों की मदद से मुलायम और अखिलेश यादव की मुलाकात भी कराई गई, लेकिन करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक में सुलह का कोई फॉर्मूला नहीं बना। हमारा कार्यकर्ता माननीय अखिलेश जी के साथ है। इसका मतलब ये नहीं कि हम नेताजी के खिलाफ हैं। नेताजी हम सबके आदरणीय हैं, उन्होंने इस पार्टी की नींव रखी है और उनका सम्मान हमेशा बना रहेगा। लेकिन हम चुनाव में माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में जाने के लिए तैयार हैं और उसी हिसाब से तैयारी करें। नेताजी के ही मुख्यमंत्री जी भी हैं, इसलिए कार्यकर्ता कहीं भी भ्रम में स्थिति में नहीं है। जानता है कि आज नहीं तो कल नेताजी और मुख्यमंत्री जी सारे लोग बैठ करके इस समस्या का हल निकाल लेंगे। रविवार को लखनऊ में हुए समाजवादी पार्टी के अधिवेशन में अखिलेश यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था और मुलायम सिंह को संरक्षक की भूमिका दे दी गई थी। अमर सिंह को पार्टी से निष्कासित करने के साथ ही शिवपाल यादव को भी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। हालांकि मुलायम सिंह यादव ने इस अधिवेशन को असंवैधानिक बताते हुए रामगोपाल को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया था। लखनऊ में कृति मिश्रा के साथ दिल्ली से पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और ताज़ा अपडेट के लिए रुक करेंगे लखनऊ, जहां पर कृति मिश्रा हमारी संवाददाता मौजूद हैं। कृति, दिल्ली में रामगोपाल जरूर पहुंचे, लेकिन लखनऊ में भी सुलह की कोशिशें भी होती देखी। मुलायम सिंह यादव से अखिलेश मिलते हैं, शिवपाल भी मिलते हैं, किसी फार्मूले पर चर्चा भी होती है। क्या कुछ खबरें हैं? जी हाँ कविंद्र, देखिए समाजवादी पार्टी में अभी ज़बरदस्त भ्रम की स्थिति बनी हुई है। लगातार बदलते हुए घटनाक्रम के बारे में मैं आपको बताऊं तो सुबह सुलह का फॉर्मूला एक फ़ोन कॉल से शुरू हुआ। पिता और पुत्र के बीच में फ़ोन पे बात हुई। ये फ़ोन कॉल आज़म खान ने कराई। उसके बाद मुलायम सिंह यादव दिल्ली से लखनऊ आए। लखनऊ में पिता और पुत्र के बीच तकरीबन 3 घंटे तक मीटिंग चली। ये कई महीनों में पहली बार था जब पिता और पुत्र अकेले थे, जहां पर उन्होंने डिस्कशन किया। उसी बीच कयास ये लगाए जा रहे थे कि शायद मुलायम सिंह यादव वापस राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे समाजवादी पार्टी के। अखिलेश यादव को बड़ी भूमिका मिलेगी टिकट वितरण में और साथ ही जो शिवपाल सिंह है उनको राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में बड़ी भूमिका दी जाएगी ताकि अखिलेश यादव को लखनऊ में ब्रीदिंग स्पेस मिले। लेकिन उसके बाद ही क्या हुआ उस कमरे के अंदर, ये फिलहाल किसी को नहीं पता है। लेकिन उसके बाद रामगोपाल यादव ने कहा कि कोई भी सुलह नहीं हो पाई है दोनों पक्षों में। दोनों पक्ष चुनाव आयोग के पास पहुंचे हैं और अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। जी शुक्रिया कृति उस अपडेट के लिए आपका। उधर बीएसपी प्रमुख मायावती ने सभी सीटों पर उम्मीदवारों का चयन कर लिया और इसकी घोषणा बाद में होगी। उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारे में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। मायावती ने केंद्र सरकार से नोटबंदी के बाद जब्त काले धन का खुलासा करने की भी मांग की। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार तय कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव तारीखों का ऐलान होते ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो जाएगी। मायावती ने बताया कि उनकी पार्टी ने दलितों के 87, मुस्लिमों के 97, ओबीसी के 106 और सवर्णों के 113 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। सवर्णों में 66 सीटें ब्राह्मण, 36 सीटें क्षत्रिय, जबकि वैश्य और कायस्थों को 11 सीटें दी गई हैं। मायावती ने जातिवादी आरोपों को भी खारिज किया। विरोधी पार्टियों के बीएसपी के ऊपर आए दिन लगाए जा रहे इनके सभी जातिवादी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इस चुनाव में टिकट बंटवारे के मामले में भी अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति पर ही अमल करते हुए उन्हें उसी अनुपात में ही टिकट भी दी है। मायावती ने नोटबंदी को आजाद भारत का काला अध्याय बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि नाकामियां छिपाने के लिए प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का फैसला लिया। इसके बाद अच्छे दिन के आसार बहुत कम हैं। मायावती ने प्रधानमंत्री की लखनऊ रैली को भी फ्लॉप बताया। उनके इस लहजे से, उनके इस बयान से, उनके इस बात से और उनके चेहरे के उतरे हुए नूर से ये मालूम हो गया था कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी है वो सत्ता में आने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की घोषणा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। सभी दल वोटरों को लुभाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन इन कोशिशों में
पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट का जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने का प्रतिबंध नहीं भूलना चाहिए। लखनऊ से कैमरामैन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी का खेल अब खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बनते ही समाजवादी पार्टी और बीएसपी के सभी फैसलों की जांच होगी। हमारी संवाददाता कृति मिश्रा ने उनसे बातचीत की। मौर्य जी, कल की रैली के बाद अभी मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहले ही अपनी हार स्वीकार ली है। बसपा का खेल 2014 में जनता ने खत्म कर दिया था। 2017 में बसपा के पास लगभग कुछ बचा नहीं है, उनकी झोली खाली है। भाजपा का कमल खिलने जा रहा है। अब बसपा का न तो भ्रष्टाचार होगा, न जातिवाद होगा, न परिवारवाद होगा, अब विकासवाद होगा। टिकट वितरण की बात करते हुए उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, अपर कास्ट, दलित, मुसलमानों सबका वो ध्यान रखें। जिनके दल की सोच ही ऐसी है, जिस सोच में कहीं सबके कल्याण की बात नहीं हो सकती, सबके साथ सबके विकास की बात नहीं हो सकती, केवल आपस में संघर्ष पैदा करने की बात हो सकती है। विकास योजनाओं का पैसा लूटने की योजना हो सकती है। भ्रष्टाचार इतना इनके शासनकाल में हुआ है, भाजपा आएगी, जांच कराएगी। सर, नोटबंदी पर उन्होंने तीखे हमले किए। बहन जी के पास नोट बहुत वोट बेचने के बाद इकट्ठा हो गया था, वह उनके काम नहीं आ रहा है, इसलिए बौखलाहट है। और कल की रैला, कल जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का परिवर्तन महारैला था, जिसमें 10 लाख से अधिक केवल कार्यकर्ता आए थे, ये भीड़ नहीं थी। और उस भीड़ को देख करके बहन जी का बौखलाना स्वाभाविक है। समाजवादी पार्टी में चल रहे कलह को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं तो उत्तर प्रदेश जनता से एक ही बात कहता हूँ, कलह नहीं, कमल। कमल खिलेगा तो कलह का प्रभाव खत्म हो जाएगा, विकास शुरू हो जाएगा, खुशहाली आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आत्मविश्वास से लबरेज। लखनऊ से कैमरामैन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। इस बार बजट सत्र 1 महीने पहले शुरू होगा। संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति यानी सीसीपीए ने आज बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू करने की सिफारिश की। राष्ट्रपति का अभिभाषण पहले दिन यानी 31 जनवरी को होगा। आर्थिक सर्वेक्षण भी उसी दिन पेश किया जाएगा, जबकि केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाना है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में सीसीपीए ने यह फैसला किया। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी शामिल हुए। सीसीपीए की ये सिफारिशें राष्ट्रपति के पास भेजी गई हैं। बजट सत्र का पहला हिस्सा 9 फरवरी तक होगा। इस साल से रेल बजट भी अलग से पेश नहीं होगा। सरकार का 1 महीने पहले बजट पेश करने के पीछे मंशा है कि बजट से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं 31 मार्च तक पूरी हो जाएं। इससे सरकारी योजनाओं के लिए धन का आवंटन 1 अप्रैल से हो सकेगा और इसी दिन से वित्त वर्ष की शुरुआत होती है। सोमवार से रिजर्व बैंक के चुनिंदा केंद्रों पर ही पुराने नोट बदले जाने से लोग परेशानी में हैं। लोग इस नियम की आलोचना कर रहे हैं और इस फैसले से निराश भी। लखनऊ में रिजर्व बैंक के बाहर खड़े ये लोग गुस्से में हैं। राज्य के दूर दराज के इलाकों से आए इन लोगों को पुराने नोट बदलवाने के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या नागपुर जाने को कहा गया है। आरबीआई ने 31 दिसंबर को बयान जारी कर कहा था कि पुराने नोट अब उपरोक्त शहरों में ही बदले जा सकेंगे। ये सुविधा एनआरआई को 30 जून तक मिलेगी। वहीं 9 नवंबर से 30 दिसंबर तक देश से बाहर रहने वाले लोग 31 मार्च तक पुराने नोट बदलवा सकते हैं। क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं 4 नोट 2000 रुपए लेके मैं कलकत्ता जाऊं और आऊं तो 2000 से ज्यादा तो मेरा किराया खर्च हो जाएगा। तो मेरा फायदा क्या वो नोट चेंज? इससे बेहतर है कि मैं भारत रिजर्व बैंक के इस नोट को फाड़ के फेंक दूं यहीं पे। दरअसल 8 नवंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा था कि 30 दिसंबर 2016 तक पुराने नोट नहीं बदलवा पाने वाले लोगों को आखिरी अवसर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि ऐसे लोग रिजर्व बैंक के निर्धारित ऑफिस में घोषणा पत्र के साथ 31 मार्च 2017 तक अपनी रकम जमा करवा सकते हैं। 30 दिसंबर 2016 तक पुराने नोट किसी कारणवश अगर जमा नहीं कर पाए, उनको 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलने का एक आखिरी अवसर भी दिया जाएगा। ऐसे लोग रिजर्व बैंक के निर्धारित ऑफिस में अपनी राशि एक घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ 31 मार्च 2017 तक जमा करवा सकते हैं। मेरी बीबी की तबीयत खराब हो जाने से उसका दिमागी संतुलन से बिगड़ गया। उसके पास कुछ पैसे रखे थे, वो देने से इनकार किया।
बड़ा खुशामद दरामद की लोगों ने कहा जलाना पड़ेगा, तब उसने आज दिया है कि अब बेकार हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। तब थोड़े पैसे थे बदलाने आए, यहाँ बदल नहीं पाया। अब आरबीआई के चुनिंदा केंद्रों पर ही पुराने नोट बदलने की सुविधा है। जानकारी के अभाव में लोग रिजर्व बैंक के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। चिटफंड घोटाले में 4 दिन के भीतर सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के एक और सांसद को गिरफ्तार कर लिया है। रोजवैली चिटफंड मामले में आज टीएमसी के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। तो वहीं ममता बनर्जी ने जांच एजेंसियों के राजनीतिक बदले के लिए इस्तेमाल का आरोप भी लगाया। तृणमूल कांग्रेस सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को मंगलवार को रोजवैली चिटफंड गड़बड़ी मामले में पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई से तीसरा नोटिस मिलने पर मंगलवार को वो कोलकाता में सीबीआई के सामने पेश हुए थे। सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आपात बैठक बुलाई और इसके खिलाफ बुधवार को आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों को बदले की राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही है। আমার অফিসারদের কাছে অ্যাপিল থাকবে, ডোন্ট প্লে দ্য পলিটিক্যাল ডার্টি গেম, ডোন্ট লিসেন দিস পলিটিক্যাল লিডার্স ফর দিস পার্সোনাল পারপাস অর দ্য ভেন্ডেটা পারপাস, বিকজ দিস গভর্নমেন্ট মে নট ইন পাওয়ার টুমরো। So there, every case will be considered, and every case we will fight the battle, and we want to get the justice also. उधर भुवनेश्वर में रोजवैली चिटफंड घोटाला मामले में ही तृणमूल कांग्रेस के सांसद तपस पॉल को कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें शनिवार को सीबीआई ने कोलकाता से गिरफ्तार किया था। चिटफंड मामले में इससे पहले टीएमसी के सांसद कुणाल घोष और श्रीजॉय बोस के अलावा राज्य सरकार में मंत्री मदन मित्रा को सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई करोड़ों रुपए के चिटफंड घोटाले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।